आजकल जंगल में रोज बारिश हो रही थी। पक्षी उस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो मम्मा। जग्गू, चुप करके सो जा। देख नहीं रहा है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। एक बार बोला ना, भोजन नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे गोरी, इसमें जग्गू का क्या कसूर? उसे इस तरह मत डांटो, बेचारा 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आए। गोरी, कल मैं गया था भोजन लेने, लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं है। मुझे पता था कालू जी, आप यही बोलोगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गोरी, ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूँ? चील के डर से ना जाऊँ? मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना ही पड़ेगा। गोरी कौवी अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। उधर रानो चिड़िया के भी बच्चे भूखे थे। मम्मा, ये देखो कुकू को क्या हुआ। कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर जल्दी इन्हें भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानो चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा, पर मुझे भूख लगी है। हाँ कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी है। भोजन न करने की वजह से आप दोनों को कमजोरी हो गई है। इसी वजह से आपको चक्कर आ गए। ऐसी बारिश में मैं कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊं? दूर दूर तक जंगल में पानी भरा हुआ है। तो मम्मा, क्या हम बिना भोजन के मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कुकू का ध्यान रखना। मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। बच्चों, तेज बारिश हो या आंधी तूफान, मुझे भोजन ढूंढने जाना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया भी भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक भूखा चील पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम। हो गया। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे के लिए भोजन ढूंढने आई थी। चुप, एकदम चुप। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। उसी समय भोजन ढूंढते हुए गोरी को भी उधर से गुजर रही होती है। तभी वो रानो चिड़िया को चील के चंगुल में फंसा हुआ देख लेती है। अरे बाप रे बाप, मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। मुझे लगता है चिड़िया भी इस बारिश में अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी और इस जालिम चील ने इसे पकड़ लिया होगा। गौरी कौवी झट से एक मोटी लकड़ी से चील के सिर पर वार करती है। वो चील कौवी के वार को सहन नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी गौरी कौवी और रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गोरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं आज चील का खाना बन गई होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन। आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है, मुझे नया जीवन दान दिया है। रानो चिड़िया, अब इतनी भी मेरी तारीफें ना करो। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गई। मैं भोजन लेने आई थी। मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। बच्चों को कमजोरी से चक्कर भी आने लगे हैं। चलिए हम दोनों साथ साथ भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, रुके रुके, ये देखें, यहाँ इंसानों का टेंट लगा पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगती है। तभी रानो चिड़िया को वहाँ मैगी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे गौरी बहन, ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। तभी गौरी कौवी उस मैगी को खाने लगती है। अरे रानो बहन, ये मैगी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं। वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर वो दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मैगी ले जाती है और अपने बच्चों को वो मैगी खिलाती है। मैगी खाकर रानो चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। आप जानती हैं कितने दिनों बाद मैंने पेट भर कर खाना खाया है।
हाँ माँ, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, मेरा मन शाम को मैगी के कुरकुरे पकोड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमारे लिए मैगी के पकोड़े बना दोगी? हाँ बच्चों, मैं शाम को तुम लोगों के लिए मैगी के पकौड़े बना दूंगी। फिर रानो चिड़िया शाम को मैगी के पकौड़े बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। माँ, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। इस बारिश के मौसम में आप मैगी के पकौड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती? माँ, मुझे विश्वास है ये मैगी के कुरकुरे पकौड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगी। जंगल में मैगी के कुरकुरे पकौड़े बनाकर बेचूंगी। बारिश रुकने के बाद रानो चिड़िया मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म मैगी के पकौड़े ले लो। जो एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। रानो की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे रानो बहन, इन मैगी के पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही। अरे हम भी तो चक्कर देखें, आखिर ये मैगी के पकौड़े कैसे हैं? जी तोते भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपको एक प्लेट मैगी के पकोड़े देती हूँ। वो मैगी के पकोड़े खाकर हरिया तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानो चिड़िया की मैगी के पकोड़े की दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में वो चील जिस पर गोरी ने हमला किया था, वो वहाँ उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। इसी जंगल में वो कौवी और चिड़िया रहती है जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए उसकी नजर रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान पर पड़ती है। अरे ये तो वो ही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन पकड़ा था, पर उस दिन कौवी ने इसे बचा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस चिड़िया से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। उस कौवी से बाद में निपट लूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। अरे चील भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से मैंने अपना ये ठेला लगाया था। इन मैगी के पकोड़े को बेचकर ही तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आपने मुँह गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। हे चिड़िया, तू चुप हो जा। मुझे मत बता क्या सही है क्या गलत है। शुक्र मान मेरा जो तेरी जान नहीं ले रहा। बस तेरा मैगी के पकौड़े का ठेला ही तोड़ा है, वो भी तुझे सबक सिखाने के लिए। ये कहकर चील वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपना टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत रोती है। तभी गोरी कौवी वहाँ आती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और तुम्हारा ये ठेला किसने तोड़ा? बताओ मुझे। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गौरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। रानो, उस चील की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारा मैगी के पकोड़े का ठेला तोड़ दिया। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी, उसे इस गलती की सजा जरूर दूंगी। तू इस तरह हिम्मत मत हार। ये कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उस चील के सारे जुल्मों के बारे में बताती है। तभी रानो चिड़िया कहती है, पक्षियों, आज उसने मेरा ठेला तोड़ा है, कल को वो आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह हम उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर रानो सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब रानो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो चील गौरी को ढूंढता हुआ फिर से उस जंगल में आता है। तभी वो चील गौरी को नदी पर पानी पीता हुआ देखता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, निकालो इस जाल से, निकालो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। चील भैया, अब भूल जाओ कि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल पाओगे। ये तुम्हें तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह वो चील उस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वहीं रानो चिड़िया जंगल में मैगी के पकौड़े बेचकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो। मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना।
ठीक है चिड़िया, तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहा हूँ। कश्मीर के एक जंगल में दो पति पत्नी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। तब उनमें से 2 प्यारी प्यारी बेटी निकलती हैं, जिन्हें देखकर टुन्नू चिढ़ा नाराज हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अब इन बेटियों को बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और एक दिन ये अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। अरे आप नाराज क्यों होते हो? अगली बार हमारे घर में बेटा आ जाएगा। देखो तो हमारी ये दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। आप इन बेटियों को एक बार गले से तो लगा लो। लेकिन टुन्नू को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। पता नहीं इस बार अंडे से बाहर बेटा आएगा या फिर बेटी। हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। मेरी विनती सुन लेना भगवान। रानो को इसी की चिंता सताने लगती है और वो काफी कमजोर पड़ गई और बीमार भी पड़ गई। जब इस बात का पता उसकी सहेलियों को चलता है तो वो उससे मिलने उसके घर आती हैं। रानो, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है और तेरी बेटियां भी बहुत कमजोर हैं। किस बात की चिंता सता रही है तुझे? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे किस बात की चिंता सता रही है। 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे बहुत नाराज हैं। बस मुझे यही चिंता सता रही है कि कहीं अगर इस अंडे से भी चिड़िया बाहर आ गई तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा। हम कहाँ जाएंगे? और मेरे पति ने तो कह दिया है कि इस बार तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। रानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता मत कर, हम जीजा जी को समझाएंगे। तू अपना और अपनी इन बच्चियों का अच्छे से ध्यान रखो। ये कहकर उसकी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू घर आता है। तब रानो के अंडे से एक और बेटी निकलती है, जिसे देखकर टुन्नू रानो को और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इन 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। हे भगवान, अगर सब अपनी बेटियों से नफरत करते हैं तो आपने इन बेटियों को बनाया ही क्यों है? क्या हर बेटी को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ती है? अगर आज मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी ताकि उन्हें भी मेरी तरह दुख ना झेलने पड़े। रानो चिड़िया अपनी 3 बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर कच्चा मिट्टी का घोंसला बनाकर रहने लगती है। तभी अचानक से वहाँ 2 बादल आ जाते हैं और जोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानो चिड़िया मिट्टी का घोंसला पानी में ढह जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब देखकर बबलू बादल को बुरा लगता है और वो अपने दोस्त कालू बादल से कहता है, अरे यार कालू, हमारी वजह से वो नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। देखना कैसे बारिश की वजह से उसका मिट्टी का घोंसला बह गया। अरे यार बबलू, इसमें हमारी क्या गलती? हमारा काम तो बरसात करना है। इन पक्षियों को ही अपना घोंसला पहले से मजबूत बनाना चाहिए। चल अब यहाँ से, हमें कहीं और जाकर भी बरसना है। वहीं बेबस रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम तीनों यही पेड़ की डाल पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन और घोंसले का इंतजाम करती हूँ। फिर रानो घोंसले बनाने के लिए तिनके ढूंढने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे जमीन पर थोड़ा भोजन दिखाई देता है। जैसे ही वो भोजन के पास आती है, तभी पीछे से एक चील आकर रानो पर हमला कर देता है, जिसमें रानो बहुत घायल हो जाती है। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो, मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, यही बात है तो तू जा। मैं तुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर रहा हूँ, पर जल्दी आना अपने बच्चों को भोजन देकर। मैं तब तक यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ। और याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को भोजन देने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबलू बादल मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ मुझे। बादल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे मेरी 3 बेटियों के साथ घर बाहर निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जैसे तैसे करके
एक मिट्टी का कच्चा घोंसला बनाया, पर वो भी तेज बारिश में बह गया। मैं अपने बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर नया घर बनाने के लिए तिनके लेने गई थी। तभी उस दुष्ट चील ने मुझ पर हमला कर दिया। अब भी मैं उस चील से कुछ समय की मोहलत लेकर अपने बच्चों को ये भोजन देने और उनसे अलविदा कहने जा रही थी। ये सब सुनकर बबलू बादल बहुत दुखी होता है। रानो बहन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा वो मिट्टी का घर बह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कच्चे घर में तुम अपने बच्चों के साथ रह रही हो, वरना मैं वहाँ कभी बारिश नहीं करता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई फलों का घर दूंगा, जिसमें तुम अपनी तीनों बेटियों के साथ आराम से रह सकोगी। ये कहकर बादल रानो चिड़िया को जादुई फलों का घर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो घर तरह तरह के फलों से मिलकर बना होता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये जादुई फलों का घर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ चील जंगल में रानो का इंतजार करते हुए थक गया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस चिड़िया ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इसे और इसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर चलते ही चील को एक फलों का घर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे लगता है इसी घर में वो चिड़िया रहती है। अब मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ए चिड़िया, मैं जानता हूँ तू इसी फलों के घर में रहती है, इसलिए अच्छा रहेगा तू खुद घर से बाहर निकला, वरना मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। चील, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर से बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घर को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया के जादुई फलों के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे क्या, अरे मर गया रे, अरे भागो यहाँ से। ये कहकर वो चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह से रानो चिड़िया बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। आ जाओ सब लोग, खाना बन गया है। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है खाने में? तुम लोगों के मनपसंद दाल चावल। माँ, आज तो खाने में दाल चावल है। माँ, दाल चावल तो बहुत महंगे हैं, तो आपने दाल कैसे खरीदी? आज जब मैं आम बेचकर घर आ रही थी तो वो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर बन रहा था। वहाँ पर एक मजदूर की कमी थी। लकड़ी उठाने के लिए मैं चली गई। लकड़ी उठाने के बदले मुझे 100 रुपए मिले थे, तो उसी से मैं तुम लोगों के लिए दाल चावल ले आई। तुम लोगों को रोज रोज सूखा खाना खाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता था। माँ, हम तो सूखा दाना खाकर भी खुश हैं। आपको हमारे खाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, उस उम्र में आप हम लोगों का पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करती है। पगली, मैं मेहनत नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रानो अपनी 5 बेटियों को खाना परोसती है और एक प्लेट में खाना लेकर आंगन में लगे बड़े से आम के पेड़ के पास जाती है। मेरे प्यारे आम के पेड़, देख आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये दाल और चावल हैं। देखते देखते तू कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तू भले ही एक मामूली आम का पेड़ है, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। रानो चिड़िया खाने की थाली को उस पेड़ के पास रखकर पेड़ पर प्यार से पंख सहलाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया जिस दिन से उस जंगल में आई थी, तब से ही रानो ने इस आम के पेड़ को बड़े प्यार से सींचकर बड़ा किया था। रानो चिड़िया आम के पेड़ से आम लेकर बाजार में उसे बेचकर अपना और अपने बेटियों का गुजारा करती थी। एक दिन आप खाना छोड़कर यहाँ इस पेड़ को पानी दे रही हो। अगर एक दिन पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? बेटी, पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है, इसीलिए समय समय पर इन्हें पानी देना चाहिए। हम तो भूख लगने पर खाना मांगकर खा लेते हैं, लेकिन ये तो बेजुबान होते हैं। इन्हें कोई तकलीफ होगी तो हमें कैसे बताएंगे? माँ,
आप तो इस आम के पेड़ को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हो। रानो चिड़िया का आम के पेड़ को समय समय पर पानी देना और उसका ख्याल रखना जीवन का एक हिस्सा बन गया था। अरे घर पर कोई है क्या? कालू सेठ, तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैंने तुझे कहा था ना, मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। पैर कब्र में लटक रहे हैं पर जुबान तेरी कैंची की तरह चल रही है। देख, अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, अपनी जमीन को मेरे नाम कर दे। बदले में मैं तुझे अच्छे पैसे भी दे रहा हूँ। मुझे इस जमीन पर एक बड़ा सा ढाबा बनाना है। ये जमीन मेरे पति की मेहनत की कमाई की है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेचूंगी, समझे? चला जा यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन इस जमीन पर तो मैं कब्जा करके ही रहूँगा। इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। कालू सेठ की नजर बहुत समय से रानो चिड़िया की जमीन पर थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक रात, हे भगवान, ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही है? अभी अभी तो पेड़ पर ताजे ताजे आम आए हैं। अगर इसी तरह बारिश और हवाएं चलती रहीं तो सारे आम खराब हो जाएंगे। लेकिन माँ, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आम खराब हो गए तो मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगी? रानो चिड़िया अपने घर में रखे एक बड़े से तिरपाल को लेती है और बारिश में भीगते हुए जाकर अपने आम के पेड़ को तिरपाल उड़ा देती है, जिससे आम बारिश और हवाओं से बच जाता है। लेकिन ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से बिजली सीधे रानो चिड़िया पर गिरती है और वहीं पर रानो की मौत हो जाती है। उसकी बेटियां अब अनाथ हो चुकी थी। उसकी बेटियां इस सदमे से अभी उभरे ही नहीं थे। तभी चलो चलो, ये रोना धोना बंद करो और मकान खाली करो। ये घर हमारा है तो हम क्यों खाली करें? चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी पुलिस को शिकायत करा देंगे। एक नोटों की गड्डी पुलिस के मुंह पर मारूंगा ना, तो वो खुद तुम लोगों का घर खाली करवाएंगे, समझे? कालू सेठ और उसके गुंडे पांचों बहनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू सेठ उनके घर पर ताला लगाकर चला जाता है। जिसके बाद बहनें अपने ही आंगन के बाहर बेसहारा पक्षी की तरह रो रही होती हैं। अगर माँ होती तो हमें अपने घर के बाहर इस तरह रोना नहीं पड़ता। पहले तो भगवान ने बाबा को छीन लिया, अब हमारी माँ को भी। भगवान, हमें भी अपने पास बुला लो। अब इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? ये सब कुछ इस पेड़ की वजह से हुआ है। अगर ये आम का पेड़ हमारे आंगन में नहीं होता तो हमारी माँ घर के बाहर नहीं जाती और न ही हमारी माँ पर बिजली गिरती। ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि हमारी माँ का कातिल है, कातिल। पांचों बहनें बहुत रोती हैं और उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। लेकिन जैसे आधी रात होती है तो अचानक, उठो मेरी बहनों, उठ जाओ। इतनी रात को कौन है? एक तो इतनी मुश्किल से खाली पेट में नींद आई थी, इस आवाज ने तो मुझे जगा दिया। अनजानी आवाज सुनकर पांचों बहनें उठ जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो देखती हैं कि उस आम के पेड़ से एक चमकदार रोशनी आ रही है और पेड़ बोलता है, ये मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। ये क्या? ये बेजुबान पेड़ बोल रहा है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे प्यार से सींचा है। हर दिन वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। हमेशा उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया था, लेकिन मेरी खातिर मेरी आंखों के सामने उनकी मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जब कालू सेठ ने तुम लोगों पर अत्याचार किया और तुम्हें घर से बेघर कर दिया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? हम तो अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपना एक घर दे दो। ठीक है, मैं अपने जादू से आम के पेड़ से एक आम के घर में बदल जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये घर रात में ही रहेगा। सुबह होते ही मैं फिर से आम का पेड़ बन जाऊंगा और रात होते ही फिर से आम का घर। इतना कहते ही वो आम का पेड़ देखते ही देखते एक सुंदर से आम के घर में बदल जाता है। इसके बाद पांचों बहनें उस आम के घर के अंदर जाती हैं और आराम से रात गुजारती हैं। फिर सुबह होते ही फिर से वह आम का घर एक आम के पेड़ में बदल जाता है। एक रात, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मालिक ने दिहाड़ी भी नहीं दी है। कह रहा था कल ही दिहाड़ी देगा। वो रोज ऐसे
ऐसा करता है? मेहनत मजदूरी करके भी हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। इतना बोलते ही उनके सामने खाने की 5 थालियां आ जाती है। ये देखकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और पेट भर खाना खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक रात ये क्या हुआ? सुबह जब आया था तो यहाँ तो आम का पेड़ था, रात में आया तो ये आम का घर। इसके अंदर तो रानों की बेटियाँ सो रही हैं। लगता है इसकी बेटियों को काला जादू आता है। कालू सेठ अपने गुंडों के साथ पांचों बहनों के आम के घर में घुस जाता है। तो तुम लोगों को जादू करना भी आता है? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस जमीन पर आम का घर बनाकर रहने की? कालू सेठ के इतना बोलते ही अचानक उन गुंडों के ऊपर आम की गुठली की बौछार होने लग जाती है। लगातार आम की गुठली उन पर पड़ते रहते हैं, जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं और कालू सेठ अपने गुंडों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमारी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये जादुई आम का घर मिला और आज जादुई आम के घर की वजह से हम लोग बच गए। अब गुड़िया चिड़िया और उसकी बहनें उस जादुई आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।